हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम आपका जो थर्ड आरएसटी का फर्स्ट एग्जाम हुआ था हिंदी का, उससे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये आपका सितंबर 22 सितंबर में जो आरएसटी हिंदी का एग्जाम हुआ था, उसका हम पेडागोजी और हिंदी पार्ट को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। इसमें जो सिलेबस से आया था क्वेश्चन उसको लेंगे, और जो आउट ऑफ सिलेबस कुछ था क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास से देखेंगे, उसको स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। परीक्षण निर्माता द्वारा विकसित एक योजना जिसमें विभिन्न सामग्री क्षेत्र और विभिन्न कठिनाई स्तरों से निर्मित होने वाली परीक्षण वस्तुओं की संख्या और प्रकार का संकेत मिलता है, उसके रूप में वो किस रूप में जाना जाता है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि परीक्षण निर्माता के द्वारा विकसित एक योजना जिसमें विभिन्न सामग्री क्षेत्र विभिन्न कठिनाई स्तरों से निर्मित होने वाली परीक्षण वस्तुओं की संख्या प्रकार का संकेत मिलता है, उसको क्या कहते हैं। कंसेप्ट में ब्लूप्रिंट, टेक्सोनोमी, रूब्रिक। तो ये क्या है? ब्लूप्रिंट है। 1 का बी ऑप्शन सही होगा। परीक्षण निर्माता द्वारा विकसित एक योजना है। ब्लूप्रिंट एक योजना ही है जिसमें सामग्री क्षेत्र और विभिन्न कठिनाई स्तरों से निर्मित होने वाली परीक्षण वस्तुओं की संख्या और प्रकार का संकेत मिलता है। संख्या भी रहेगा, प्रकार भी रहेगा। तो ये जो है ब्लूप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 2। मध्यावधि परीक्षा के बाद एक बच्चे की मां ने उत्तर प्रस्तुत करने में गलतियां का पता लगाने के लिए अपने बच्चे के प्रदर्शन की कॉपी की जांच की। इससे पता चलता है कि वो सीखने को इस प्रकार मानती है। ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया है या उच्च अंक प्राप्त करना, प्रतियोगी प्रयास है या परीक्षा उत्तीर्ण करना है। यहाँ पर बोला गया मध्यावधि परीक्षा के बाद एक बच्चे की मां ने उत्तर प्रस्तुत करने में गलतियां का पता लगाने में अपने बच्चे के प्रदर्शन की कॉपी की जांच की। मतलब जो ये बच्चा जो लिखा है वो कॉपी में कहाँ पर क्या गलती है, वो गलतियों का पता लगाने के लिए अपने बच्चे के प्रदर्शन कॉपी की जांच करती है। तो इससे क्या पता चलता है कि वो क्या मानती है? वो शिक्षण को एक व्यवस्थित प्रक्रिया मानती है। 2 का ए ऑप्शन सही है। यहाँ पर माँ को जानना है कि उसका जो बच्चा है वो कहाँ पर क्या गलती कर रहा है, जिसके लिए वो जाकर उसका आंसर शीट को एक बार देखती है। तो ये व्यवस्थित प्रक्रिया मानती है शिक्षण को ये। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन रचनावादी अधिगम उपागम का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पर बोला गया है रचनावादी अधिगम उपागम, यानी कि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में बोला जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका। कौन सा एक फॉर्मेटिव मतलब रचनावादी आकलन अधिगम का उद्देश्य एक नहीं है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी जो कुछ भी सीखते हैं उसे कैसे सीखते हैं इस पर ध्यान केंद्रित करना, शिक्षक की सलाह को सर्वाधिक उपयोगी मानना, प्रतिक्रिया द्वारा आगे सीखने के लिए दिशा प्रदान करना, छात्रों की कमजोरियों के लिए उपचारात्मक उपाय सुनिश्चित करना। यहाँ पर सही ऑप्शन अगर आप देखिएगा, सही ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन सही होगा। शिक्षक की सलाह को सर्वाधिक उपयोगी मानना, ये वाला आपका आंसर होगा। ये रचनावादी अधिगम उपागम का एक उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4। किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति जो उसके विचारों, भावनाओं और कार्यों को सक्रिय और दिशा देती है, वो क्या है? विकास, प्रेरणा, सुधार, परिपक्वता। यहाँ पर किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति उसके विचारों, भावनाओं और कार्यों को सक्रिय तथा दिशा देती है, तो ये प्रेरणा होगा। 4 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखने के दृष्टिकोण के लिए उपयुक्त नहीं है?
यहाँ पर देखिए इसका पहला ऑप्शन जो है ये सही है, ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था में सुधार। वैयक्तिक भिन्नता, व्यक्तिगत रूप से सारे बच्चे जो है भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ पर बोला गया है वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखने के दृष्टिकोण के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सा एक सही नहीं है? तो ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था में सुधार करना, इसका वैयक्तिक भिन्नता के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, एक शिक्षक द्वारा अपनी कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग का मनोवैज्ञानिक आधार। एक शिक्षक द्वारा अपनी कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? मतलब जो एक क्लासरूम में शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग होता है, उसका आधार क्या है आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों के सीखने के परिणामों में सुधार करना। दूसरा ऑप्शन है सीखने में अधिक से अधिक इंद्रियों को शामिल करना। बी ऑप्शन आपका सही होगा। हम जब भी शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करते हैं कक्षा में, तो उसका उद्देश्य यही होता है कि सीखने में अधिक से अधिक इंद्रियों को शामिल करना। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के स्तर को समझने के लिए सही है? शिक्षक केंद्रित प्रदर्शनी, विचार प्रक्रिया का समावेश, परिणामों की प्रत्याशा, शिक्षक विद्यार्थी के बीच बातचीत की कमी। क्वेश्चन है आपका शिक्षण के स्तर को समझने के लिए कौन सा एक सही है? ऑप्शन से शिक्षक केंद्रित प्रदर्शनी ये नहीं होगा। शिक्षण के स्तर को समझने के लिए कौन सा एक सही है आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन जो है शिक्षक केंद्रित प्रदर्शनी ये नहीं होगा। परिणामों की प्रत्याशा मतलब परिणामों की आशा ये भी नहीं होगा। शिक्षक विद्यार्थियों के बीच बातचीत की कमी ये भी नहीं होगा। आपका सही आंसर जो है बी है, विचार प्रक्रियाओं का समावेश। क्वेश्चन नंबर 8, रचनावाद का सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अपना ज्ञान अर्जित करता है, स्कूल सीखने का एकमात्र स्थान है। एकमात्र स्थान स्कूल नहीं है सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है। हाँ, सीखना एक आजीवन प्रक्रिया जरूर है, बट यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि रचनावाद का सिद्धांत किस विचार पर आधारित है। रचनावाद जो है ये इसी पर आधारित है कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अपना ज्ञान अर्जित करता है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को जंगली जानवरों के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? वो जंगली जानवरों के बारे में जानकारी देना चाहता है। यहाँ पर ऑप्शन है पास के चिड़ियाघर में फील्ड विजिट की योजना बनाना। पहला ऑप्शन को ही आंसर बताया गया है कि पास के चिड़ियाघर में फील्ड विजिट की योजना बनाना जो है, इससे क्या होगा ना, जंगली जानवरों के बारे में बच्चे जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। 9 का पहला ऑप्शन जो है सही है, ये सबसे प्रभावी रणनीति होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की प्रक्रिया के रचनावादी दृष्टिकोण की विशेषता है? रचनावादी दृष्टिकोण की विशेषता आपसे पूछा है अतिरिक्त कक्षाओं में भाग लेना, पुस्तकालय में पुस्तकों का अध्ययन, शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स लेना, समूह चर्चा। यहाँ पर बोला गया है रचनावादी दृष्टिकोण, तो रचनावादी दृष्टिकोण में जो आपका होगा आंसर डी ऑप्शन सही होगा, समूह चर्चा यानी कि ग्रुप डिस्कशन। शिक्षक से व्याख्यान के नोट्स लेना ये नहीं होगा। यहाँ पर रचनावादी बोला गया है, याद रखिए। यहाँ पर रचनावादी दृष्टिकोण बोला गया है। रचनावादी दृष्टिकोण का मतलब आप लोगों को पता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के बारे में बोला गया है। यहाँ पर क्या होता है, बच्चे जो है एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं और वो लोग अपना नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो पार्टिसिपेशन यहाँ पर अगर होगा तो समूह चर्चा में ही होगा, इसलिए डी ऑप्शन आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षार्थियों की प्रगति को आंकने के उद्देश्य से पूरे शैक्षणिक सेमेस्टर सत्र के दौरान चलने वाली एक मूल्यांकन प्रक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर बोला गया कि शिक्षार्थियों की प्रगति को आंकने के उद्देश्य से पूरे शैक्षणिक सेमेस्टर सत्र के दौरान चलने वाली एक मूल्यांकन प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा सतत और व्यापक मूल्यांकन। आप लोगों को पता होगा सीसीई जो है आपका कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है ये थ्रू आउट ईयर चलता है, पूरा साल का होता है। तो वही यहाँ पर है कि एक सेमेस्टर का पूरा बोला गया है यहाँ पर, इसलिए इसका जो है सी ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के रचनावादी दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण है? माता पिता का शिक्षा स्तर, शिक्षार्थी के अपने अनुभव, संस्था का बुनियादी ढांचा, शिक्षक की क्षमता। यहाँ पर पूछा गया आपसे रचनावादी दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षार्थी के अपने अनुभव। 12 का बी ऑप्शन सही है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। माता पिता का शिक्षा स्तर से हमें कोई लेना देना नहीं है। संस्था का बुनियादी ढांचा कैसा है उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, शिक्षक की क्षमता से भी फर्क नहीं पड़ता है। बच्चों का अपना जो एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, वो मैटर करता है। इसलिए 12 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, एक कक्षा शिक्षक ने मध्यावधि परीक्षाओं में छात्रों के सामने आने वाले मुद्दों और समस्याओं पर एक समूह चर्चा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को कहा जाता है क्या? ट्यूटोरियल, कार्यशाला, परीक्षण, संगोष्ठी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन संगोष्ठी होगा। समूह चर्चा का आयोजन किया गया था, तो ये जाएगा किसमें? संगोष्ठी में। क्वेश्चन नंबर 14, परीक्षण विकास प्रक्रिया में पहला कदम क्या है? परीक्षण के उद्देश्य तैयार करना। ठीक है, परीक्षण विकास प्रक्रिया में टेस्ट कंस्ट्रक्शन से ये लिया गया है, तो इसमें पहला जो कदम होता है वो होता है परीक्षण के उद्देश्य तैयार करना। पहला स्टेप आपसे पूछा है, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, उसको पढ़ के जाइएगा, टेस्ट कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि एक रचनावादी क्लासरूम के लिए सबसे उपयुक्त है? रचनावादी क्लासरूम के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है? फेस टू फेस लेक्चर, होम असाइनमेंट, ऑनलाइन व्याख्यान, इंटरएक्टिव चर्चा। देखिए यहाँ पर पूछा गया है रचनावादी क्लासरूम। रचनावादी क्लासरूम, तो ये चर्चा जो है, इंटरएक्टिव चर्चा जो है, ये सही है। 15 का डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, नैदानिक मूल्यांकन एक कक्षा शिक्षक द्वारा निम्नलिखित उद्देश्य के लिए किया जाता है। यहाँ देखिए नैदानिक मूल्यांकन यानी कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट, इसको क्लिनिकल असेसमेंट भी बोला जाता है। इसका आंसर दिया है पिछले ज्ञान का मूल्यांकन करना। ठीक है, लेकिन ये इसलिए लिखा है पिछले ज्ञान का मूल्यांकन करना क्योंकि प्रीटेस्ट का एक फॉर्म होता है आपका डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ठीक है, प्री असेसमेंट भी इसलिए इसको बोला जाता है। यहाँ पर आंसर दिया है पिछले ज्ञान का मूल्यांकन करना, तो ये आंसर आपका सही होगा क्योंकि डायग्नोस्टिक असेसमेंट या नैदानिक मूल्यांकन जो है ये प्रीटेस्ट का एक फॉर्म है। और यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, बच्चे का स्किल, नॉलेज वगैरह को हम एक तरह से डायग्नोज करते हैं, जांच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सीखने की अवधि के अंत में शिक्षार्थियों और अन्य हितधारकों को उपलब्धि का प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए जिस तरह का मूल्यांकन किया जाता है वो मूल्यांकन है। अब यहाँ पर बोला गया कि सीखने की अवधि के अंत में क्या होता है? अंत में होता है समेटिव असेसमेंट। ठीक है, सीखने के रूप में असेसमेंट होता है सेल्फ असेसमेंट, सीखने के लिए असेसमेंट होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, सीखने का असेसमेंट होता है समेटिव असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है और समेटिव असेसमेंट है, यही है सीखने का मूल्यांकन। 17 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यहाँ बोला गया था सीखने की अवधि के अंत में शिक्षार्थियों और अन्य हितधारकों को उपलब्धि का प्रमाण पत्र प्रदान करने। याद रखिए, सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है समेटिव असेसमेंट में, और वही है असेसमेंट ऑफ लर्निंग या सीखने का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 18, परीक्षण और पुस्तिकाओं के साथ मानकीकृत परीक्षणों के विक्रेताओं द्वारा प्रदान किया गया मैनुअल निम्नलिखित के बारे में जानकारी नहीं देता है। यहाँ पर दिया है कि परीक्षण पुस्तिकाओं के साथ मानकीकृत परीक्षणों के विक्रेताओं द्वारा प्रदान किया गया मैनुअल जो है उसमें किसके बारे में जानकारी नहीं रहता है। ऑप्शन में आपका दिया गया है सी, परीक्षण का शिक्षा शास्त्र के बारे में कोई जानकारी नहीं रहता है। उसमें जानकारी रहता है टेस्ट आइटम के लिए स्कोरिंग प्रक्रिया का, परिणामों की व्याख्या भी मिलेगा, आयु और ग्रेड मानदंड जो है वो भी रहेगा, लेकिन आपका परीक्षण का शिक्षा शास्त्र नहीं रहता है। परिणामों की व्याख्या रहती है क्योंकि वहां पर एक्सप्लेनेशन के साथ ही रहता है ये। क्वेश्चन नंबर 19,
शिक्षक निर्मित परीक्षण अधिकतर शिक्षकों द्वारा किस प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाते हैं? शिक्षक निर्मित परीक्षण मतलब टीचर मेड टेस्ट के बारे में बोला गया है। प्रमाण पत्र जारी करना, योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, ग्रेडिंग, प्रदर्शन। यहां पर इसका आंसर दिया है रचनात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 20, कुछ मानदंडों के आधार पर सीखने के प्रदर्शन के बारे में निर्णय लेने के लिए सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया कहलाती है। कुछ मानदंडों के आधार पर सीखने के प्रदर्शन के बारे में निर्णय लेने के लिए जो सबूत इकट्ठा किए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? वो मूल्यांकन होता है। 20 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21, ये मूंग और मसूर की दाल का भावार्थ है। हैसियत से बढ़कर चाहना। ठीक है, ये मूंग और मसूर की दाल का भावार्थ जो है हैसियत से बढ़कर चाहना। अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है। ये कथन प्रसाद के किस पात्र का है? ये आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त का है कि अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है। चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज द्विगु नहीं है ऑप्शन में, तो बहुव्रीहि होगा। चतुर्भुज जो है बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 24, भवन शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं? भवन शब्द जो है पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 25, राजनीति जीवन में दूरी बने रहने, ये भी स्कंदगुप्त नहीं, राजनीति जीवन में दूरी बने रहने के लिए व्यक्ति का बहुत जागरूक रहना पड़ता है। राजनीतिक जीवन में दूरी बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। ये कथन जो है आषाढ़ का एक दिन से लिया गया है। ठीक है, राजनीतिक जीवन में दूरी बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। ये आषाढ़ का एक दिन नाटक से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, विरोध करना के लिए सही मुहावरा कौन सा है? सिर चढ़ाना, सिर झुकाना, सिर उठाना, सिर कटाना। तो देखिए विरोध करना के लिए होगा सिर उठाना। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से किस कृति को अंग्रेज सरकार ने देशभक्ति पूर्ण रचनाओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया था? भारत भारती एक आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन है। कविता क्या है? निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? धक्का मुक्की जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास आपको याद होगा, उत्तर पद और पूर्व पद दोनों पद प्रधान होते हैं तब द्वंद्व समास होता है और बीच में योजक चिन्ह लगता है। यहाँ पर भी लगा है। क्वेश्चन नंबर 31, चाय शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो चाय शब्द जो है स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 32, कमलेश्वर किस कहानी आंदोलन से कथा जगत में आए थे? नई कहानी से आए थे। पशु का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है? मवेशी, जानवर, चौपाया, ये पशु का पर्यायवाची है, लेकिन गाय जो है पशु का पर्यायवाची नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। पशु का पर्यायवाची मवेशी, जानवर, चौपाया है। क्वेश्चन नंबर 34, निकलता हूं मैं दूध की तलाश में, खोजता हूं बढ़ती पराठ, झांकता हूं कुओं में, छान डालता हूं गली चौराहे, मिलती नहीं दूध। किसकी काव्य पंक्तियां हैं? याद रखिए, ये केदारनाथ सिंह की है। केदारनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल दोनों ऑप्शन में है। मैं हर बार बोलती हूँ इस तरह का क्वेश्चन ऐसे ही आता है ऑप्शंस के साथ, तो याद रखिए केदारनाथ सिंह ने लिखा है अकाल में धूप कविता। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है रस मीमांसा निबंध। समुद्र मंथन करना का क्या अर्थ है? समुद्र मंथन करने का मतलब है कठोर परिश्रम करना। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। किसकी काव्य पंक्तियां हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है इसको, और ये काव्य जो है
झांसी की रानी कविता है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया? तो आपको याद होगा कबीर की भाषा जो है वो सद्धुकड़ी है। खिचड़ी या सद्धुकड़ी याद रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सद्धुकड़ी या फिर खिचड़ी नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 39, अग्नि कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। ऐसा क्वेश्चन भी आ गया था, ये सब आउट ऑफ सिलेबस है। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या है? अर्वाचीन। अर्वाचीन जो है, अर्वाचीन शब्द है, इसका होगा प्राचीन। ठीक है, अर्वाचीन का विलोम है प्राचीन। क्वेश्चन नंबर 41, मेरी भववादा हरो राधा नागरी सोई, जा तनकी झाई परे श्यामु हरित दूती होई। किसका दोहा है? ये बिहारी का है। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक? ईमानदारी जो है भाववाचक संज्ञा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनमें से कौन सा निबंधकार शुक्ल युग का नहीं है? शांतिप्रिय द्विवेदी, बालमुकुंद गुप्त। तो ये जो है आपका सिलेबस में नहीं है, यहाँ पर आंसर बालमुकुंद गुप्त है। बालमुकुंद गुप्त ने लिखा है बनाम लोड कर्जन। ठीक है, बाकी यहाँ पर शुक्ल युग का नहीं है कौन? बालमुकुंद गुप्त दिया है। क्वेश्चन नंबर 44, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। सूरदास की कौन सी रचना नहीं है? पार्वती मंगल नहीं है। सकर्मक क्रिया आपसे पूछा गया, सकर्मक जिसमें कर्म होता है। ठीक है, आया ये कर्म नहीं है, भागा कर्म नहीं है, लेटा कर्म नहीं है, बनाया क्या बनाया जवाब मिलेगा, तो इसलिए ये कर्म होगा, सकर्मक क्रिया है ये। क्वेश्चन नंबर 47, कछुआ धर्म के लेखक? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, लेकिन ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्रों में नहीं है कौन? अंबिका, कालिदास, तुलसीदास, मल्लिका। कालिदास से तुलसीदास नहीं है, तो अकाल में सॉरी आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्र कौन नहीं है? तुलसीदास नहीं है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा गया है, विदुषी। विदुषी का सही स्पेलिंग यही है, ए ऑप्शन सही है, विदुषी। इंपॉर्टेंट है, विद्वान का होता है विदुषी, स्त्रीलिंग रूप। आकाश का पर्याय निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है? तारापथ, खगोल, गगन, अंत। अंत जो है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निराला ने लिखा है सरोस्मृति, याद रखिए, लेकिन ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कवयित्री। कवि का स्त्रीलिंग रूप है कवयित्री, कवयित्री याद रखिए, इसका सही स्पेलिंग यही है। हिंदी की पहली कहानी राजा भोज का सपना जो भी है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। अलसता की लता किंतु कोमलता की वो कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले वह छासी अंबर पथ से चली। ये जो है काव्य पंक्ति जो है निराला की है, संध्या सुंदरी से लिया गया है। कोमलता की वो कली है और सखी नीरवता के कंधे पर बाहर डाले, उसकी सखी कौन है? नीरवता है। अलसता की लता भी उसको बोला गया है। अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है अशोक के फूल निबंध के लेखक। इंपॉर्टेंट है, जहां पर कोई क्वेश्चन रहता है और उसमें आंसर अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्लों में से कोई एक है, दोनों ऑप्शन अगर एक साथ आता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिए अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 59, किस विकल्प में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया का पहचान करना है। मैं उड़िया व्याकरण की पुस्तक लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? व्याकरण का पुस्तक। तो ये तो सकर्मक है। बच्चे मिठाई खाते हैं, क्या खाते हैं? मिठाई खाते हैं, ये भी सकर्मक है। कपिल आम खाता है, क्या खाता है? आम खाता है, ये भी सकर्मक है। लेकिन
ये जो दिया गया है कि फातिमा हंसती है, ये आपका अकर्मक क्रिया है। ठीक है, हंसना में क्या, सवाल करने पर आपको जवाब नहीं मिलेगा, इसलिए आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 16, आपका बंटी किसकी रचना है? मनु भंडारी ने लिखा है आपका बंटी। अरुण ये मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? याद रखिए, ये चंद्रगुप्त से लिया गया है। अरुण ये है मधुमेह देश हमारा। क्वेश्चन नंबर 62, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ होगा संक्षेप। जैसे रसोई के लिए घर होता है, ये एक सेंटेंस है, उसको हम लिखे रसोई घर, तो संक्षेप करके ही लिखे, शॉर्ट करके लिख दिए। तो समास का जो दूसरा नाम होता है संक्षिप्त करना। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित काव्य संग्रह नहीं है? कामायनी। वापसी किसकी रचना है? उषा प्रियंवदा ने लिखा है वापसी कहानी। वापसी कहानी का मुख्य पात्र कौन है? कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित रचनाओं में से कबीर की रचना नहीं है? दोहाबली नहीं है। मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति इनमें से कौन सी है? कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। प्रतिकूल में प्रयुक्त उपसर्ग प्रति उपसर्ग। प्रतिकूल में प्रयोग हुआ है प्रति उपसर्ग का। उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। कबीर के राम है सगुण और निर्गुण दोनों, या सगुण निर्गुण दोनों दिया है, तो ऑप्शन है सगुण साकार निर्गुण निराकार। यहाँ पर ना ऑप्शन नहीं है। कबीर के जो राम होते हैं वो निर्गुण निराकार है, तो 69 का ऑप्शन में आंसर है ही नहीं इसमें। कबीर निर्गुणवादी है। नाश कर देना के लिए मुहावरा क्या होगा? पानी फेर देना। ठीक है, नाश कर देना के लिए मुहावरा होगा पानी फेर देना। प्रायश्चित कहानी के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा जी। प्रायश्चित कहानी के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। प्रायश्चित कहानी का विषय वस्तु क्या है? कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 72, अतिथि शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है? अतिथि का पर्याय नहीं है पाहन शब्द। पाहुन, आगंतुक, अभ्यागत, ये अतिथि का पर्यायवाची है, इसको याद कर दीजिएगा। पाहुन, आगंतुक, अभ्यागत जो है अतिथि का पर्यायवाची शब्द है। पंत की किस काव्य कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है? पल्लव। लेकिन ये आपका आरएसटी में नहीं आएगा, मतलब हाई स्कूल टीचर का जो एग्जाम होता है उसमें ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को कहते हैं समास। वर्णों से मिलकर जो बनता है वो संधि होता है, शब्दों से मिलकर जो बने वो समास होता है। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कुरुक्षेत्र। गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज का भावार्थ क्या है? झूठा ढोंग करना। ठीक है, झूठा ढोंग करना होता है गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, दिखावा। मुख्य का विलोम शब्द क्या होगा? मुख्य का क्या होगा? गौण, सामान्य, प्रतिमुख, विमुख। देखिए मुख्य शब्द दिया है, इसका गौण होगा विलोम। याद रखिए मुख्य का गौण होता है विलोम। यहाँ पर सामान्य भी ऑप्शन में दिया है लेकिन गौण होगा आपका विलोम। क्वेश्चन नंबर 78, मनोविकार संबंधी निबंध जो है इनमें से किस लेखक ने लिखा है मनोविकार संबंधी निबंध? ऑप्शन है आपका हरिशंकर परसाई, रामचंद्र शुक्लो, प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही ऑप्शन होगा रामचंद्र शुक्लो। मनोविकार संबंधी निबंध जो है रामचंद्र शुक्लो ने लिखा है। निबंध का नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 79, हिंदी के किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन यथार्थ के साथ जोड़ने का काम किया है? प्रेमचंद्र, बालकृष्ण भट्ट, देवकीनंदन खत्री,
जयशंकर प्रसाद, इसमें सही ऑप्शन होगा प्रेमचंद। हिंदी के जो उपन्यासकार है प्रेमचंद, जिनको उपन्यास सम्राट भी बोला जाता है, कलम के सिपाही भी हैं ये। और इन्हीं के बारे में ये कथन है कि मनोरंजन के स्तर से साहित्य को उठाकर ये जीवन यथार्थ से जोड़ दिए थे, जीवन के यथार्थ से जोड़ दिए थे। उसकी रात कहानी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी, प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। तो आप लोगों को पता होगा उसकी रात कहानी जो है प्रेमचंद ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया कौन सा है? गिरा, गिरवाया, हंसा, गिराया। देखिए, क्या गिरा, क्या गिरवाया, क्या गिराया, इसका जवाब मिलेगा, लेकिन क्या हंसा का जवाब नहीं मिलेगा, इसलिए आपका आंसर जो है हंसा होगा अकर्मक क्रिया। एक ही शब्द से 2 बार क्वेश्चन आया है अकर्मक क्रिया एक ही एग्जाम में। फिर अनेक शब्द में उपसर्ग है। अनेक शब्द में आपसे पूछा गया कि उपसर्ग कौन सा है, यहाँ पर आंसर में दिया है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 83, दहेज तथा अनमेल विवाह के दुष्परिणाम को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है? ये निर्मला उपन्यास में आप लोग पढ़े होंगे ग्रेजुएशन के टाइम पर। उसके बाद है मिस्टर अभिमन्यु नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल, ये आपके सिलेबस में नहीं है। भक्तमाल के रचयिता नाभादास, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। अकर्मक क्रिया, फिर से एक क्वेश्चन की भिजवाया, उछला, सुना, बेचा। इसमें जो दिया गया है उछला जो है अकर्मक क्रिया है। ये जो उछलना कूदना ये सब अकर्मक क्रिया के अंतर्गत ही जाता है, उसी से बना है उछला सब। महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा। सूरदास को किस रस का सम्राट बोला जाता है? वात्सल्य रस। छायावत का प्रारंभ जो है जूही की कली से माना जाता है। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे दंत्य कहते हैं। ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से जिनका उच्चारण होता है उसको दंत्य कहते हैं। उन व्यंजनों को दंत्य व्यंजन कहते हैं। सिंदूर की होली के लेखक कौन है? ऑप्शन से आपका यहाँ पर लक्ष्मी नारायण लाल ही ऑप्शन में, इसलिए इसको आंसर माना गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए सिंदूर की होली के लेखक कौन है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना बाबा नागार्जुन की नहीं है? उर्वशी नहीं है, ये भी सिलेबस में नहीं है। प्रसाद की एकांकी है एक घूंट, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। गौरा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा ने लिखा है गौरा, ये इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा ने लिखा है गौरा। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? साक्षी। साक्षी जो है साखी का मूल तत्सम शब्द है। एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? एक जगह पर बुक में कुछ जगह पर ट्रिकी वे में समझाया गया है, तो वहां पर दिया है कि जिसके अंत में ना लगा होता है वो आपका मुहावरा होता है, और जिसका अंत में ना नहीं है वो लोकोक्ति होता है। ये भी याद रखिए, मुहावरा लोकोक्ति को अलग करने में मदद करेगा। यहाँ दिया है एक अनार 100 बीमार, अंत में ना नहीं है तो ये लोकोक्ति है। एक अनार 100 बीमार जो है इसके लिए यहाँ पर पूछा गया है इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ हो जाएगा वस्तु अल्प परंतु चाह अधिक लोगों की। क्वेश्चन नंबर 98, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, ये जो है पंक्ति ये किस काव्य कृति से ली गई है? तो याद रखिए यशोधरा से ली गई है। चिप की दावत किसकी कहानी है? मोहन राकेश की कहानी है चिप की दावत। सॉरी, भीष्म साहनी की कहानी है चिप की दावत। चिप की दावत जो है इसमें चिप है, मतलब सामनाथ के घर में चिप को बुलाया जाता है। अमेरिका का है चिप, और फुलकारी बनाने के लिए सामनाथ कहता है उसकी माँ को, वो फुलकारी देना चाहता है किसको? चिप को। ये इसका मेन उद्देश्य होता है चिप के लिए दावत रखने का कि इसको अपना पद में
उन्नति मिले, मतलब इसका प्रमोशन हो जाए। याद रखिएगा, बीच में शानी ने लिखा है चिक्की दावत। और कमेंट करके बताइए मोहन राकेश ने क्या लिखा है। इनमें से वंवर गीत के रचयिता कौन है? वंवर गीत के रचयिता ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, नंददास है। देवनागरी शब्द जो है ये स्त्रीलिंग है, देवनागरी स्त्रीलिंग है। भाषा का नाम को भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखा गया है। मेरे जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य क्षमा, ये कथन किस नाटक का है? ये स्कंदपुर से लिया गया है, हमारे सिलेबस में नहीं है। ये एक लाइन है कि पुष्टि मार्ग का जहाँ जात है सो जाग को कछु लेना हो सो ले। ये विठल नाथ ने कहा है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। ये कथन जो है आषाढ़ का एक दिन से लिया गया है कि योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। 104 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही ऑप्शन डी होगा। अमरकांत किस उपन्यास का मुख्य पात्र है? याद होगा आप लोगों को, कर्मभूमि। कर्मभूमि देखकर भी कुछ लोग रंगभूमि को टिक लगा देंगे, तो ऐसी गलती से बचने के लिए ध्यान से क्वेश्चन और ऑप्शंस को पढ़ें। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसको प्रत्यय कहते हैं, अगर आरंभ में जोड़ा जाता तो वो उपसर्ग होता। क्वेश्चन नंबर 107, कौन सी रचना निराला की नहीं है? शोकोवास बोला गया है, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, ये भी सिलेबस में नहीं है। मानव का विलोम शब्द होता है दानव, मानव का विलोम शब्द है दानव। गौरा कौन थी? याद होगा, गौरा एक गाय थी। महादेवी वर्मा ने लिखा है गौरा। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया भी शायद हमारे सिलेबस में नहीं है। जैकब पत्र लिखने लगा, मंजूनाथ खाना खाकर सो गया, सुभाषिस नहाया। अब यहाँ देखिए पूर्वकालिक क्रिया क्या है, यहाँ पर सेंटेंस में मंजूनाथ खाना खाकर सो गया, सोने से पहले खाना खाया, ये जो दिया है ना, खाना खाकर सो गया, भाग कर बस पकड़ा। ऐसे सेंटेंस जब क्रिया से पहले अगर इस तरह से लगे कि भाग कर, खा कर, जैसे यहाँ लगा है, मतलब एक क्रिया से पहले एक क्रिया का होना, वो होता है पूर्वकालिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 112, पत्नी कहानी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार है पत्नी कहानी के लेखक। पत्नी कौन है कमेंट करके बताइएगा। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? डिब्बे का एक वचन डिब्बा। हिमालय शब्द है पुल्लिंग शब्द, हिमालय जो है पुल्लिंग शब्द है। सरोवर क्या है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? कमेंट करके बताइए। किस वाक्य में वर्तमान कालिक क्रिया है या वर्तमान काल है? दीपाली ने पूजा कर ली है, वो खाना खा रहा होगा, वे पूरी पहुंच चुके हैं, उसने खाना खा लिया होगा। वो खाना खा रहा होगा जो, ये है आपका वर्तमान कालिक क्रिया। पूजा कर ली है भूतकाल है, पहुंच चुके हैं भूतकाल है, उसने खाना खा लिया होगा संदेह करके बोला गया है लेकिन भूतकाल है, तो वर्तमान काल का यही होगा, वो खाना खा रहा होगा। प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति जो है झरना बोला गया, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम के बारे में वर्णन आपको मिलेगा गबन में। कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास हैं। ये सब इसलिए भी बोल दे रही हूँ ताकि दूसरा अगर आप लोग एग्जाम कुछ देते हैं उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन हिंदी में नहीं आएगा, आरएसटी हिंदी में, एलटीआर एसएसडी में नहीं आएगा। कबीर की विशेषता नहीं है विद्रोही, समाज सुधारक, निर्भीकता और एक धर्म प्रचारक। धर्म प्रचारक कबीर नहीं थे, वो किसी भी धर्म को नहीं मानते थे, किसी एक धर्म को नहीं मानते थे, किसी भी धर्म को एक तरह से वो नहीं मानते थे। कन्यादान में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। कन्या का दान कन्यादान, तत्पुरुष समास है। महानदी शब्द है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? महानदी शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग शब्द है? महानदी शब्द भी स्त्रीलिंग ही होगा। 121 का
बी ऑप्शन सही है। महानदी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है? आराधना जो है सरस्वती का पर्याय नहीं है, मतलब शारदा, भारती, वाणी ये आपका सरस्वती का पर्याय है, पर्यायवाची नहीं है। आपसे पूछा गया था तो आराधना पर्यायवाची नहीं है। 123 हार मूल शब्द के साथ जुड़कर भोजन का अर्थ देता है। आहार, है ना। आ जुड़ जाए अगर हार में तो वो बनेगा आहार। आहार का मतलब है भोजन। घीसू और माधव प्रेमचंद की किस प्रसिद्ध कहानी के पात्र है? घीसू और माधव कफन। कमेंट करके बताइए बुधिया किसकी पत्नी है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा गया है तो यहां पर सही ऑप्शन होगा क्लेश। 126 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया डूबा, बैठा, बहा, गाया, गया नहीं है बल्कि गाया है, कोई इसको गया नहीं पढ़िएगा। यहाँ पर गाया जो दिया गया है ये आपका हो जाएगा सकर्मक क्रिया। क्या गाया? गाना गाया। डूबा जो है डूबने से बना है, ये अकर्मक ही है। बैठा, बहा ये सब अकर्मक है। गाया जो है सकर्मक है। क्वेश्चन नंबर 127, सिंदूर की होली नाटक जो है इसका विषय वस्तु आपसे पूछा गया है। वैधव्य की समस्या, मध्यवर्गीय विचलन, स्वकीय प्रेम, परकीय प्रेम जो दिया है इसमें से आंसर माना गया है वैधव्य की समस्या को, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा सही ऑप्शन यही है इसलिए वैधव्य की समस्या को लिया गया इसमें। 127 का भी ऑप्शन सही है। चारों ऑप्शन जो दिया गया है इसमें से सही ऑप्शन है आपका वैधव्य की समस्या, ठीक है, इसलिए वैधव्य की समस्या को लिया गया है। संकल्प शब्द में उपसर्ग है, सम उपसर्ग लगा है संकल्प में। शोषक का विलोम शब्द होगा, यहाँ पर तो शोषित दिया है लेकिन पोषक भी है, हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर लेकिन शोषित दिया है। कृतज्ञ का विलोम शब्द कौन सा है? कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतज्ञ। चंद्रकांता संतति के लेखक हैं देवकीनंदन खत्री, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हाथी शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है? हाथी, कंजर नहीं है। मतंग, कुंजर, नाग ये हाथी का पर्यायवाची शब्द है, कंजर नहीं होगा। कंजर का मतलब कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 133, प्रेमचंद के किस उपन्यास को किसान जीवन का महाकाव्य बोला गया? गोदान को बोला गया है लेकिन सिलेबस के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है बकरी, ये भी सिलेबस में नहीं है। बच्चे सो गए हैं वाक्य में कौन सी क्रिया है? भविष्यकालीन, इनमें से कोई नहीं, वर्तमानकालिक, भूतकालिक। बच्चे सो गए हैं तो ये भूतकालिक होगा। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, ये पंक्ति किस कवि की है? मल्लुक दास, सिलेबस में लेकिन नहीं है। रजिया किस विधा की रचना है? रेखा चित्र है रजिया। लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है मादा कैक्टस, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। अष्टावक्र किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर ने लिखा है अष्टावक्र। मधुलिका किस कहानी की मुख्य स्त्री पात्र है? पुरस्कार कहानी का मुख्य स्त्री पात्र जो है मधुलिका है। और यहाँ पर नायक कौन है आपको कमेंट करके बताना है। मधुलिका सिंघमित्र की कन्या है। 141 नंबर क्वेश्चन, जमाल चित्र बना रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है? चित्र बना रहा है, क्या बना रहा है? चित्र बना रहा है, तो ये सकर्मक होगा। 142 भोलाराम का जीव किसकी रचना है? हरिशंकर परशाई ने लिखा है भोलाराम का जीव, ये आपका पौराणिक कथा पर आधारित है। भ्रष्टाचार को व्यंगित किया गया लेकिन पौराणिक कथा पर आधारित है। पात्र जो है पौराणिक है। इनमें से कौन सा पात्र
प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है। आंबिक, सिंघरन, कनलिया ये सब है चंद्रगुप्त नाटक के, मुदगल नहीं है। इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए नाटक से क्या ही आएगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। 144 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कुमुदनी, कुमुदिनी, कुमुदनी, कुमुदिनी, डी ऑप्शन सही है। क में रसो, म में रसो, द में रसई, न में दीर्घई, ये आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा कुमुदिनी। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है वाणी का डिक्टेटर। और रामचंद्र शुक्ल ने सधुकड़ी भाषा कहा है उनकी भाषा को। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वनमाला कहते हैं वर्णों के समूह को, या ये तो इजी क्वेश्चन है। वर्णों का व्यवस्थित समूह को वनमाला कहते हैं। जय मूल शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने से उल्टा अर्थ होगा? परा जोड़ने पर पराजय होगा। ठीक है, बोला गया था जय मूल शब्द है, उसमें कौन सा एक उपसर्ग जोड़िएगा जिसमें उसका अर्थ उल्टा हो जाएगा। पराजय जय का ऑपोजिट होता है पराजय। क्वेश्चन नंबर 148, अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे सूरदास, ये भी सिलेबस में नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है? चिंतामणि, रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि है। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, ये पंक्ति किस कवि की है? प्रसाद लिखा है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो यही तक था क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछिए। जो ग्रुप का लिंक दिया गया है वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। आपको ये पीडीएफ मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको अगर बैच ज्वाइन करना है तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर वहाँ पर दिया गया है। खूब पढ़िए, मेहनत कीजिए, इतना मेहनत करिए कि जिन लोगों को लग रहा है कि आप लोग कमजोर है या आप लोगों का कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता, आप लोग पढ़ते सही से नहीं है, उनको बता दीजिए कि आप भी कर सकते हैं, आप वो सब कुछ कर सकते हैं, उनसे भी आगे बढ़ सकते हैं। बस आपका सही टाइम नहीं आया था और वो सही टाइम को इसी बार ले आइए आप लोग।